अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। मरियम नवाज़ के बेटे जुनैद सफदर की तलाक क्यों हुई थी, वो क्या वजह थी, जहां से ये सिलसिला, ये झगड़ा, ये तलखी शुरू हुई थी, अब वो पूरी तरह से वो चीज़ मंजर आम पर आ चुकी है और वो वजह साबित हो चुकी है। क्या वजह है, वो क्या एक्टिविटीज़ थी, इस वीडियो में डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सबको अंदाज़ा है कि 5 साढ़े 5 माह बल्कि 6 माह पहले ये तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसको मंजर आम पर अब लाया गया है। और ज़ाहिर है कि 6 माह पहले तलाक होने का ये मतलब नहीं है कि ये इशू भी 6 माह पहले शुरू हुआ, बल्कि इतने पीक पर मामला पहुंचने में काफ़ी वक्त लगता है कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। तो ये सिलसिला काफ़ी पहले से चला आ रहा था। और वजह क्या थी कि जुनैद सफदर की एंट्री करवानी थी। शरीफ फैमिली चाहती थी कि जुनैद सफदर को पॉलिटिक्स में इन किया जाए, अब वो भी सियासत में आ जाएं, चूँकि उनकी वालदा, उनके नाना दोनों ही सियासत में हैं और पाकिस्तान वापसी की उस वक्त तैयारियां चल रही थी। ये बात ज़ाहिर है कि उस वक्त की है जब मियां नवाज़ शरीफ वापस नहीं आए थे पाकिस्तान, और उस वक्त उनकी डेट अनाउंस हो चुकी थी वापसी की। और ये तो खैर अभी रिसेंट पास की बात है। ये मामला तो उस वक्त शुरू हुआ कि जब ये सोचा जा रहा था, पूरा प्लान किया जा रहा था कि किस तरह से मियां नवाज़ शरीफ को वापस आना है। और चूँकि ये आसार नज़र आ रहे थे और ये इशारे मिल रहे थे कि हुकूमत भी उन्हीं की बनने जाएगी, तो अभी से फिर उन्होंने कहा कि जी ग्रूम किया जाए जुनैद सफदर को, ताकि आने वाले दिनों में कोई ज़िम्मेदारी ऐसी उनको सौंपी जा सके, उनको प्रोफेशनल पॉलिटिक्स में लाया जा सके। तो अब ये बात आयशा सैफ यानी जुनैद सफदर की साहब का अहलिया को कबूल नहीं थी कि वो पाकिस्तान जाएँ या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अपना किरदार अदा करें और अपनी फैमिली की जो एक रिवायत है उसको लेकर आगे बढ़ें। तो वहाँ से ये मामला आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू हुआ, तलखी की तरफ जाना शुरू हुआ। और ज़ाहिर है कि ये एक वन ऑफ द रीज़न था, ये बड़ा एक बुनियादी रीज़न था कि जिसकी वजह से दोनों के आपस के ताल्लुकात ख़राब हुए। और फिर वो ख़राब होते होते उस लेवल तक पहुंच गए कि दोनों ने आपस में साथ ना रहने का बल्कि तलाक का फ़ैसला कर लिया। और ना सिर्फ फ़ैसला किया, उस पर अमल भी किया। हाँ, उसको अनाउंस नहीं किया जा सका, और बहुत सारी ऐसी रीज़न्स थी जिसकी बुनियाद पर उसको अनाउंस नहीं किया गया। और दोनों जानिब से ये एक डील हुई, एक रजामंदी हुई कि हाँ, हम इसको मुनासिब वक्त पर अनाउंस करेंगे। लेकिन जब ये अनाउंसमेंट हो गई कि अब नवाज़ शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने वाले हैं, तो फिर आयशा सैफ की और उनकी फैमिली की तरफ से जुनैद सफदर पर ये दबाव डाला गया कि अब आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ऐलान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम अपने तरीके से इसको दुनिया के सामने ले आएंगे। अब हुआ क्या, मियां नवाज़ शरीफ यहाँ पर आ गए। और इस वक्त जब वो पिछला एक हफ़्ता उन्होंने मरी में गुजारा और गुज़िश्ता रोज़ जब वो वापस आए हैं, तो ये पूरा एक हफ़्ता उनके नवासे यानी जुनैद सफदर पाकिस्तान में पिछले दिनों आ गए थे, वो भी नवाज़ शरीफ के साथ साथ। और फिर उन्होंने ये पूरा एक हफ़्ता उनके साथ गुजारा है, यानी उनकी एक पॉलिटिकल ग्रूमिंग और ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। और अब ये जब वीडियो आप तक पहुँचेगी तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक मशावरती इजलास चल रहा होगा मुस्लिम लीग नवाज़ का, या ख़त्म हो चुका होगा उस वक्त तक। तो उसमें भी पार्टिसिपेशन जुनैद सफदर की होगी, और वो देखेंगे कि किस तरह से ये सारे मामला डील किए जाते हैं। यानी अब आप ये समझें कि एक और जनरेशन यहाँ पर, यानी वो जो एक मौरूसी सियासत होती है, ये उसकी एक और मिसाल कि अब जुनैद सफदर भी इस पावर पॉलिटिक्स का पार्ट होंगे। और कुछ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले इलेक्शन जो कि जनवरी के आखिर में होते हैं या फिर फरवरी के आगाज़ में होते हैं, उसमें उन्हें किसी एक हलके से या एक से ज़ायद हलकों से भी जो कि मुस्लिम लीग नून के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हों, जहां उनका पक्का पक्का वोट हो। यानी कुछ सीट्स ऐसी होती हैं कि जहां आप किसी को भी खड़ा कर दें, वो एक इलेक्टेबल टाइप की सीट्स होती हैं कि वो आपकी पक्की होती हैं। तो शायद ऐसे किसी हलके से जुनैद सफदर को हम आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ता हुआ भी देखें। और जाहिर है कि ये सब कुछ नहीं चाहती थी आयशा सैफ अपनी ज़िंदगी में, सियासत के झमेले, और फिर चूँकि किस तरह से फिर एक दूसरे पर एक इल्ज़ाम तराशी होती है, और आपस में हर वक्त एक डर्टी पॉलिटिक्स और एक डर्टी गेम चलता रहता है। तो वो इन सारे झमेलों से दूर और पाकिस्तान से दूर बरतानिया में ही रहना चाहती थी। लेकिन चूँकि मरियम नवाज़ की तरफ से और शरीफ फैमिली की तरफ से मुबैना तौर पर ये प्लान कर लिया गया था कि जुनैद सफदर को पॉलिटिक्स में इन करवाना है, तो ज़ाहिर है कि फिर इस डिसीजन से बैक होना या इस पर रेजिस्ट करना शायद जुनैद सफदर के बस में नहीं था। अब कितना वो पॉलिटिकली ग्रूम हो पाते हैं, और क्या इस वक्त चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस तरह से बागडोर बिलावल भुट्टो जरदारी के पास है, तो अब क्या
کے توڑ کے لیے یا وہ جو ایک وہاں پر ان کو ایک یوتھ آئیکن کے طور پر وہاں دیکھا جاتا ہے، تو شاید کیا اس کے کاؤنٹر کے لیے جنید صفدر کو تیار کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کے کیا مقاصد ہیں؟ چونکہ ابھی تو خود اپنی نواز شریف صاحب کی سیاست جو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑی بہت باقی ہے، پھر اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کا ایک طویل کریئر ہے سیاست میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چاہ رہی ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ وہ پھر جنید صفدر کو بھی سیاست میں اتنا گروم کر لیں کہ وہ پھر آ کر انڈیپینڈنٹلی پالیٹکس کو ہی ایز کریئر اس کو اپنائیں اور پھر اس کو آگے بڑھائیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں مزید کیا کیا خبریں نکل کر سامنے آتی ہیں، کس حلقے سے جنید صفدر کو الیکشن لڑوایا جائے گا، اور خاص طور پر ان کے اس طرح سے پریکٹیکلی پالیٹکس میں ان ہونے پر ان کی سابقہ اہلیہ یعنی عائشہ سیف کا کیا ری ایکشن سامنے آئے گا؟ کیا وہ اب جو مزید کچھ حقائق ہیں، جو چھپے ہوئے راز ہیں، کیا ان رازوں سے وہ پردہ ہٹائیں گی اور کیا مزید وہ گفتگو کریں گی؟ چونکہ اس سے پہلے انہوں نے جس مداخلت کا ذکر کیا تھا، مریم نواز کی جو مداخلت ان کی زندگی میں تھی، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی تھا کہ جنید صفدر کو سیاست میں لانے کا پلان بنا لیا گیا تھا، اور اس کو بھی ظاہر ہے اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا عائشہ سیف نے مریم نواز کا نام لے کر۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر عائشہ سیف کا آنے والے دنوں میں کیا ری ایکشن سامنے آتا ہے۔ آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ یہ تمام ویڈیوز اور انفارمیشن آپ تک بر وقت اور فوری پہنچتی رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔